नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखा जलाने पर जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। गोपाल राय ने बताया कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल अगर बात की जाए दिल्ली की, तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला लिया और अब जेल तक का प्रावधान कर दिया गया है आतिशबाजी पर। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को घटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो गाड़ियों की पॉल्यूशन चेक कराने को लेकर हो। और जिस तरीके से आप दिल्ली की दिवाली की बात करें तो दिवाली भी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और इसी को लेकर दिल्ली के कह सकते पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उन्होंने अब बिल्कुल कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए बिल्कुल आदेश दे दिए गए और यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया दिवाली की पर अगर कोई भी व्यक्ति पटाखों का इस्तेमाल करता है या फिर भंडारण करता है या उसका कह सकते हैं उसको बेचता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं 6 महीने की सजा भी की जाएगी। यानी सीधे सीधे कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति पटाखों का इस्तेमाल करता हुआ मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा दोनों ही कहीं ना कहीं हो सकती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें तो दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को घटाने के लिए या फिर क्या पॉल्यूशन पर निरंतर रखने के लिए लगातार इस तरीके के प्रयास जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और अब की बार पहली बार ही ऐसा देखने को मिलेगा कि जो पटाखों का इस्तेमाल करता है या फिर भंडारण करता है या फिर उसका बेचता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर 6 महीने की सजा जो है वो पहली बार ही देखने को मिल सकता है। जी अब 6 महीने की सजा और कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 3 साल की भी सजा का प्रावधान। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बात करें 3 साल की प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा अगर पटाखों का भंडारण करता है या फिर उसको बेचता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कह सकते 3000 रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है और उसको ज्यादा 3 साल की सजा भी की जा सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है पॉल्यूशन को घटाने के लेकर और यहाँ तक कि पिछली बार भी ये भी देखने को मिला था कि पराली जलाई जा रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी। मगर अब वो कोशिश जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं उतरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब सख्ती बिल्कुल बरतने के लिए कह दिया गया है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति अगर पटाखों का इस्तेमाल करता हुआ मिलता है उसको 6 महीने के लिए सजा भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो दिवाली के मद्देनजर रखते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी, आम जनता इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है वो आतिशबाजी का त्योहार है और दिवाली के त्योहार पर हर बार यही होता है कि पटाखों पर बैन लगता है। देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार पटाखों को लेकर कहीं ना कहीं सख्ती बरतती हुई नजर आती है। और पिछले साल की बात करें तो ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया था और अब की बार भी ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी बैन लगाया हुआ है। और दिल्ली सरकार की इस फैसले से कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, यानी कि जो पूरे साल इंतजार करता है कि पटाखे उनको बेचने हैं, दिवाली का फेस्टिवल आएगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो सारे पूरे साल दिवाली का इंतजार करते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। और वो दिल्ली सरकार से बार बार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम उनको ग्रीन लेवल के जो पटाखे हैं उनको बेचने की अनुमति दी जाए ताकि जो उनकी दिवाली है वो कहीं ना कहीं बन सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है पॉल्यूशन को घटाने की तो उससे साफ जाहिर है ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी रोक लगाई दी गई है। और यहाँ तक कि अब 6 महीने की जो सजा दी गई है या फिर कहे 200 रुपए का जुर्माना दिया गया है और कई बार तो ये भी देखने को मिला है 3 साल की भी सजा है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर दिल्ली सरकार बिल्कुल सतर्क है और इस फैसले से कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है जो पूरे साल इंतजार करता पटाखों का वो कहीं ना कहीं नाराज जरूर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आएंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने आए संघ सरसंघचालक मोहन भागवत से यमुना पार के गोहनिया में मुलाकात करेंगे। सीएम के आगमन का संभावित कार्यक्रम
मंगलवार शाम को ये जिला प्रशासन के पास आ गया था। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। मंडलायुक्त, एडीजी, आईजी, डीएम, एसएसपी समेत विभिन्न विभागों के अफसरों ने बुधवार सुबह से ही गोहनिया में डेरा डाल दिया है और लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत संगम नगरी में 12 अक्टूबर से ही प्रवास कर रहे हैं। गोहनिया स्थित जयपुरिया कॉलेज में 16 अक्टूबर से 4 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए वो यहां आए थे और भागवत अधिवेशन के बाद भी कुछ दिन यहीं पर रुकेंगे। इसमें संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि संगम नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से यहां पर मुलाकात करेंगे, जो पिछले कई दिनों से यहां पर प्रवास पर हैं। इनसे मुलाकात करेंगे और एक अधिवेशन में भी मोहन भागवत को हिस्सा लेना है। अधिवेशन के बाद भी वो यहीं पर रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और सीएम के अब प्रयागराज दौरे को लेकर आपको बता दें कि तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सीएम आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आज वो मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल बात की जाए अगर संगम नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन की, तो किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर की गई हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और प्रयागराज दौरे के दौरान वो जो सीएम संघ प्रमुख मोहन भागवत है उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चलेगी और मुलाकात के बाद वो सीधे रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और प्रयागराज में गोहनिया में 16 अक्टूबर से बैठक चल रही है और बैठक में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है, जिसमें प्रमुख है मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे और सब मोहन भागवत सर साथ बैठक की अगुवाई करने का भी काम मोहन भागवत कर रहे हैं। और आज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का बैठक का आखिरी दिन है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। और करीब 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी और संगम नगरी में जो संघ से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगभग 1 घंटे की जो मुलाकात में तमाम तरह के विषयों पर बातचीत हो सकती है। अब जिस तरीके से इन विषयों पर बातचीत हो सकती है, क्या आगामी जो चुनाव निकाय के भी होने हैं और 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर यहाँ पर मंथन हो सकता है मोहन भागवत से? 24 का जो चुनाव है बड़ा चुनाव है और जाहिर सी बात है कि उसकी रणनीति को लेकर भी बातचीत की जा सकती है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल होता है भारतीय जनता पार्टी की संघ का। और जाहिर सी बात है कि संघ ही बातचीत करके तय करता है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए और कहीं ना कहीं विषयों को मुद्दों पर तमाम तरह की बातचीत होती है। के अलावा अयोध्या पर भी बातचीत हो सकती है और ऐसे और भी कार्यकारिणी में जो विषय है उन पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज बातचीत हो सकती है और काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। उस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चलेगी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई विषय है चुनाव से लेकर अयोध्या से लेकर और भी जो विषय है वो उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 20 अक्टूबर को उद्योग और परिवहन मंत्री नक्की खड्ड में जनसभा को संबोधित करेंगी और उसके पश्चात समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज नामांकन का दिन है और इसी दिन ये तमाम जो लोग हैं वो हिमाचल में नामांकन करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि चिंतपूर्णी विधानसभा से प्रत्याशी हैं बलवीर सिंह चौधरी अब अंब में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। राजेश ठाकुर गगरेट विधानसभा क्षेत्र से देओली गगरेट में जनसभा करेंगे और अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। सुरेंद्र शौरी बंजार में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात नामांकन दाखिल करेंगे। बलदेव तोमर शिलाई में अपने समर्थकों को और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि संजय गुलेरिया ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र से समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। ये आज का कार्यक्रम है जहां पर आपको बता दें कि कल
सीएम ने नामांकन दाखिल किया और आज बीजेपी के तमाम जो कई प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेंगे और उसी में ये कई मुख्य नाम हैं जो आज नामांकन करने जा रहे हैं। 25 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है, उससे पहले ही तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर रहे हैं। आज एक बार फिर से नामांकन का दिन हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से नामांकन का दिन आज हिमाचल प्रदेश में है, कई प्रमुख चेहरे आज नामांकन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से टिकटों की सूची जारी हो गई है उसके बाद जो है नामांकन की जो दाखिल करने की का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पिछले कल जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में अपना नामांकन भरा था। उसके बाद जो आज है उद्योग मंत्री है, उद्योग एवं परिवहन मंत्री है विक्रम ठाकुर, वो नसीखत में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। उसके बाद वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने जाएंगे। इसके अलावा चिंतपूर्णी विधानसभा से प्रत्याशी है भाजपा के बलवीर सिंह चौधरी, अंब में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। सुरेंद्र शौरी बंजार में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के जितने भी कैंडिडेट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे उसमें अधिकतर उनके साथ जो है जो हिमाचल के सह प्रभारी है देवेंद्र सिंह राणा वो साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद साथ रहेंगे और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप उनके प्रत्याशियों के साथ रहेंगे। तो ये आप महत्वपूर्ण बात यही है कि आज जो नामांकन प्रक्रिया है हिमाचल में उसमें जनसभाएं बड़ी भारी मात्रा में है आज और बहुत ज्यादा संख्या में जो है जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अधिकतर जनसभाओं में प्रत्याशियों के साथ रहेंगे। उसके बाद जो है वो जो है अपना प्रत्याशी है वो अपना नामांकन जो है पूरी शक्ति प्रदर्शन के साथ करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है कौल सिंह है द्रंग से, वो भी आज अपना नामांकन जो है दाखिल करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज जो मेन जो प्रत्याशी हैं, चाहे राजेश गजरेट है विधानसभा क्षेत्र उनका गजरेट पड़ता है राजेश ठाकुर का, वो भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन आज दाखिल करेंगे। बलदेव तोमर सिलाई से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संजय गुलेरिया जवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो हाँ जी, ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए सरकारी राजेंद्रा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और अस्पताल की स्थिति के बारे में मरीजों से बातचीत की। भगवंत मान ने अस्पताल में सुविधाओं के बारे में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से भी विस्तृत चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के इस बड़े अस्पताल को नया रूप देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। भगवंत मान ने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से आसपास के जिलों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल कल सीएम ने राजेंद्रा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ इसमें खास रहा, क्या कमियां और क्या खूबियां पाई गई? देखिए, जिस तरीके से जो साथ कल भगवंत मान जो एक दौरे पर जाते हैं और अत्यंत हालांकि कल वो दौरे पर ही थे लेकिन वो एकदम राजेंद्रा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से मुलाकात भी करते हैं। कई जो तस्वीरें जो सामने निकल के आई उसमें ये चीज़ थी कि इस चेकिंग के दौरान वो अलग अलग बॉर्डर का निरीक्षण किया, उन लोगों से मरीजों से बात की, लेकिन कुछ लोग बड़े भावुक हो कि आमतौर पे ऐसी तस्वीरें ना बहुत कम देखने को मिलती हैं कि जब खुद पंजाब के सीएम लोगों से जब मिलने पहुंचते हैं तो जब वो लोगों से मिलने पहुंचे, क्योंकि देखिए मजबूरियां होती हैं, तमाम जो चीज़ें होती हैं जिसके चलते उनके अंदर वो चीज़ कि वो लोग उसकी वजह से काफ़ी भावुक हो गए और लोगों में एक चीज़ का बड़ा वो देखने को मिला कि हाँ कि किस तरीके से उनसे मिलने आए। तो ये जो सेटिंग थी ये अत्यंत थी और इसके बाद उन्होंने कई मरीजों से बात की, कईयों को कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, सहानुभूति उन लोगों को दी उन्होंने, क्योंकि एक आपके साथ बड़ी चीज़ होती है ना जब कोई भी देश का चाहे मुख्यमंत्री है और चाहे कोई मंत्री पहुंचता बात अलग है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आपको आपके हालचाल पूछने पहुंचता तो चीज़ों का जो थोड़ा सा निरीक्षण अलग हो सकता है। तो इस क्रम में वो वहाँ पहुंचे, काफ़ी लोगों में खुशी का जो एक देखा गया, काफ़ी भावुक तस्वीरें सामने आई।
लेकिन बढ़िया बात ये थी कि वहाँ पे एक जो तस्वीर जो सामने निकल के आई थी कि एक चीज मानवीय शक्ति को दिखाने की, बुनियादी ढांचे को वो ठीक करने की, सुधार किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के जो आंखों में या मन में एक आशा की किरण थी कि शायद अब चीजों में एक अच्छा सुधार होगा, चीजों में विकास होगा और जो मरीज हैं वो भी थोड़े ठीक होंगे। यानी कहा जा सकता है एक अच्छा दौरा था सीएम मान का, तो वो दौरा कल जो रहा था उनका, और उसके बाद कुछ ऐसा खास तो नहीं था, लेकिन हाँ एक जर्नल दौरा उनके जरूर देखा गया था ये कल। अस्पताल में सुधारीकरण के लिए क्या कोई निर्देश दिए गए? नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बस बोला है कि चीजों के अंदर थोड़ा सा सुधार किया जाए। हालांकि वो पहले से सब चीजों में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन उन्होंने और चीजों को अच्छा करने के लिए कहा। वो जाहिर है जब दौरा होता है तो ये चीजें जरूर उसमें कही ही जाती हैं। भगवंत मान की सरकार में जो स्वास्थ्य है वो मुख्य जो प्रायोरिटी पर रहते हैं मुद्दे, उनमें से एक है। अब अस्पतालों में, क्योंकि सीएम ने ये कहा है कि आसपास का जो क्षेत्र है वहां भी मरीजों से बातचीत की है और वहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं इस अस्पताल में मिले, ये एक उनका जो अस्पताल को अस्तित्व में लाने का एक लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा था चुनाव जीतने का, वो सिर्फ एजुकेशन और उसके साथ साथ जो था उनका, वो सिर्फ एक स्वास्थ्य का ही मुद्दा था। तो इनकी प्रायोरिटी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर विकास करना, हॉस्पिटल्स को सही सुधार करना, शिक्षा में एक विकास करना, जिसके तहत मोहल्ला क्लिनिक जो 100 खोले गए थे। और उसके बाद अगर स्कूलों की बात की जाए तो उनके नवीनीकरण को लेकर भी सरकार लगातार जो अपने काम कर रही है और लगातार जो नवीनीकरण किया जा रहा है स्कूलों के अंदर, स्कूलों में भी, तो ये सब चीज़ें लगातार जो की हैं चल रही हैं और की जा रही हैं। और हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक को इसके रूप में जो देखा गया था कि कैसे चीज़ों में जो बदलाव है, कैसे चीज़ों में जो ठीक किया जाएगा और लोगों को सुख सहूलतों के लिए ही ये जो बदलाव हैं जो किए गए थे, तो इसके तहत ही इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और स्वास्थ्य और शिक्षा ही मेन मुद्दा, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में विभिन्न विकास कार्यों और सभा स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचने वाले हैं और उससे पहले कई विकास कार्यों की सौगात सीएम ने दी है और यहाँ कई विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री खुद देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर रहने वाले हैं और बद्रीनाथ में उनका विश्राम होगा। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूर्ण रूप से कर ली गई है और तैयारियों के लिए और जो भी खामियां हैं उसको निपटाने के लिए अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वो सुबह 9 बजे रोपवे का शिलान्यास और 9:10 पर शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे। 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण के साथ ही मजदूरों से बातचीत करेंगे और इसके बाद 9:45 पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण कर श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और वहां हेलीपैड से बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में होगा। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उत्तराखंड में, एक बार फिर से उत्तराखंड से उनका अलग नाता है और एक बार फिर से उस अपने नाते को चरितार्थ करने के लिए आ रहे हैं वो। जी बिल्कुल, मैं मुस्कान आपको बता दूं कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। ये करीब जो है उनका 6ठा दौरा है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ वो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक दौरे के वक्त जो है केदारनाथ में ही जो है ध्यान लगाया था और इस बार फिर वो 21 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। के बाद वो वहाँ पर जो है केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, फिर केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थली में भी कुछ वक्त बिताने की बात कही जा रही है। वहाँ पर जो है मंदाकिनी में सरस्वती के आसपास निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जो है कोई नई घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए हैं तब जो है घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा इस बार वो बद्रीनाथ में भी जो है वक्त गुजारेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 21
माफी चाहता हूँ, आपको बता दूं इससे पहले 19 मई 2019 को बद्रीनाथ पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। यानी कि इसके अलावा वो केदारनाथ आते रहे हैं, उत्तराखंड आते रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ में पहुंचे हुए करीब 3 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ भी जो है जाएंगे। जी मुस्कान। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान दौरा जो है वो अनवरत जारी है और उसी क्रम में सीएम आज यानी 20 अक्टूबर को जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में सुबह 10 बजे अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री शिवरी नारायण में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल शिवरी नारायण में सुबह 11:35 पर मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिवरी नारायण में आयोजित कार्यक्रम में दोपहर पश्चात 12 बजे मेला ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्ग जिले के पाटन के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:05 पर प्रस्थान कर ग्राम सांतरा जाएंगे। वहां से 1:50 पर मुख्यमंत्री निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात रायपुर के कर रहे थे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज भी उनका कार्यक्रम शिवनारायण में होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए अगर सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम की, तो वो अनवरत जारी है और लगातार उसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी उनका कार्यक्रम देखिए मुस्कान, जिस तरीके से भेंट मुलाकात का आयोजन किया गया है और उसके पश्चात प्रदेश व्यापी जो भेंट मुलाकात है उसे लोगों के बीच में जाकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों की बात सुन रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको नजदीक से जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज की अगर बात की जाए तो आज जितने भी अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, तमाम तरह के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी शिवरी नारायण में बैठक आयोजित की गई है और बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक में जो काम आम जन से जुड़ा हुआ है उसमें जमकर फटकार लगाने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा उसके पश्चात वहां प्रेस वार्ता किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के जो सवाल है, क्योंकि कई ऐसे जो आम जन है जिनका जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाता है, तो पत्रकार के माध्यम से पहुंचता है और तत्कालिक समाधान भी होते नजर आ रहे हैं। तीसरा चीज ये है कि आज विभिन्न जो कार्यक्रम है, खासतौर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तमाम ऐसे जो सुविधाएं शिवरी नारायण के लोगों को मिलना चाहिए, जांजगीर चांपा के लोगों को मिलना चाहिए, इसमें लोकार्पण की आयोजन किया गया है। उसके पश्चात शिवरी नारायण में मंदिर का दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके पश्चात 11:30 बजे पाटन का दौरा आ जाएंगे और पाटन में सांतरा के गांव है जहां मुलाकात करेंगे आम जन से और वहां की जो सामाजिक जो लोग हैं उनसे मुलाकात करके उनके समाज के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात दुर्ग के लिए मुख्यमंत्री निवास है वहां आ जाएंगे। उसके बाद फिर वहां के जो सामाजिक संगठन है वो भी मिलने के लिए इच्छुक हम मुस्कान, जहां उनसे मुलाकात करके उनकी भी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जो बैठक अधिकारियों की लेंगे उसमें क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं आज? देखिए, जिस तरीके से जो निर्देश की अगर बात की जाए तो जो भेंट मुलाकात होता है उसके बाद निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों की बैठक करते हैं। बैठक करने का उद्देश्य यही रहता है कि जो आम जन है आखिर मुख्यमंत्री से जो सवाल कर रहे हैं, अगर प्रशासन उनके काम को कर दिए रहता है तो क्या मुख्यमंत्री तक सवाल पहुंचता, ये कतई नहीं होता था। लेकिन इस तरीके से जैसे ही समीक्षा बैठक ली जाती है, कैसे ऐसे उदंड अधिकारी भी हैं जो मुख्यमंत्री के भी
बातों को अनसुना कर देते हैं, आम जन की बातों को अनसुना कर देते हैं, ऐसे अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और तत्काल उनको हटाने के निर्देश जारी करते हैं, ताकि आम जन के बीच में प्रशासन और शासन की जो मध्यस्थता है और उनकी जो मंशा है वो बनी रहे, इस तरीके से लाभान्वित करते हैं। जी मुस्कान। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में अलगाववादी नेता यासिन मलिक के खिलाफ जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई हुई, जब अगली तारीख 23 नवंबर अब रखी गई है और मुख्य गवाह समेत सभी के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक आतंकी यासिन मलिक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज यासिन मलिक फिर वर्चुअली तौर पर पेश हुआ, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने उसे खुद पेश होने की अर्जी को मानने से इनकार कर दिया था। तो यासिन मलिक की पेशी आपको बता दें कि हुई है कोर्ट में और वर्चुअली वो कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि खुद प्रशासन ने उनको फिजिकली पेश होने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद उनको वर्चुअली पेश होना पड़ा। आपको बता दें कि प्रशासन खुद पेश होने की अर्जी को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनको वर्चुअली पेश करना पड़ा। उसके बाद आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का यह मामला है, जिस पर यासिन मलिक के खिलाफ जम्मू के टाडा कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई इस मामले पर अब 23 तारीख को होगी। हालांकि इस सुनवाई में सभी मुख्य गवाहों के बयान जो है वो भी दर्ज कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल यासिन मलिक की जो पेशी हुई है वर्चुअली, क्या कुछ उसमें खास रहा और किस तरीके के बयान यहां दर्ज किए गए? जी देखिए, ये 1990 का मामला है, जब घाटी के अंदर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था और उस समय कहा जाए तो एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या का मामला जो है यासिन मलिक के ऊपर है। और फिलहाल यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है, बैरक नंबर 7 में। और यासिन मलिक ने कहा था कि उनको फिजिकली जो है टाडा कोर्ट जम्मू में पेश किया जाए। हालांकि कल आशंका थी कि उनको पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाए तो सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जो है इनको नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल मोड पर जो है वो यासिन मलिक पेश हुआ है। एनआईए की तरफ से यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उन्हें फिजिकल तौर पर पेश होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, ये एनआईए ने कहा है। और कल उन्होंने पेश होना था। और साथ ही में एक और कहा जाए तो इनके साथ जो है 7 और लोगों पर जो है आरोप तय किए गए थे, वो भी कल जो है पहुंचे हैं। और यासिन मलिक ने हालांकि अपने गुनाह जो है वो कबूल किए हैं। 25 जनवरी 1990 को हमला किया था, जिसमें वायुसेना के अधिकारी जो हैं उनको मौत के घाट पर उतारा था। और इसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे, जो जिनकी पत्नी जम्मू में ही रहती हैं। और यहीं पर कहा जाए तो उस समय उनके दर्द जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी यासिन मलिक की कोई पेशी होती है तो उसमें उनके दर्द जो है ऊपर आते हैं। लेकिन कहा जाए तो 1990 में ही साथ ही में एक और मामला जो है यासिन मलिक के ऊपर बनता है। तो उन्होंने रूबिया सईद अपहरण जो है वो रूबिया सईद जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी भी रही है, रूबिया सईद, और उन्होंने भी यासिन मलिक को पहचाना था। और पहचानने के बाद यासिन मलिक ने ही जो है रूबिया सईद का अपहरण किया था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। ये आरोप जो है वो भी उनके ऊपर लगे थे। लेकिन कहा जाए कि जिस प्रकार से एक सुरक्षा का हवाला दिया गया कल कि यासिन मलिक यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, उनको वर्चुअल मोड पर ही दिल्ली की तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।